गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज की क्लास में हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे एरर। एरर क्या है, किस वजह से ऑब्जर्वेशन के दौरान एरर प्रोड्यूस होती है और इन एरर को हम किस तरह से रिमूव कर सकते हैं, कैलकुलेशन में किस तरह एरर प्रोड्यूस होंगी, उनको किस तरह से करेंगे रिजॉल्व, ये सब हम आज के टॉपिक में सीखेंगे। तो चलिए, मैंने बोर्ड पर पूरा एरर के बारे में समझाया है। बोर्ड से समझने से पहले हम कुछ अपनी तरफ से, यानी जब हम 11th क्लास तक आए हैं तो मैथमेटिक्स के अंदर हमने कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिस्टेक्स की होगी, उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि वहीं से आपको एरर के बारे में समझने में ज्यादा सहूलियत भी मिलेगी। एरर का मतलब होता है गलती, मिस्टेक। तो ये कैसे है, मिस्टेक कहाँ होती है और किस तरह से होती है। अपने पास इस चैप्टर का जो मेन मोटो है एरर समझाने का, वो है ऑब्जर्वेशन एंड कैलकुलेशन। हम किसी भी ऑब्जेक्ट को मेजर करते हैं, फॉर एग्जांपल किसी वस्तु, मैं ये बोतल ले रहा हूं, इस बोतल से हम क्या क्या चीजें फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट हम इसकी ये लेंथ फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक, सेकंड इसकी ये ब्रेथ, ये फाइंड आउट कर सकते हैं। थर्ड इसका वॉल्यूम हम कंसीडर कर सकते हैं। फोर्थ इसके ऊपर ये जो कैप लगा हुआ है, इस कैप की रेडियस हम फाइंड आउट कर सकते हैं। इस कैप की विड्थ या फिर डेप्थ कितनी है, हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं। यानी किसी एक ऑब्जेक्ट के लिए हम कई सारी चीजों को, कई सारे कैलकुलेशन को, कई सारे मोटो को फाइंड आउट कर सकते हैं। जब हम कई सारी चीजों को फाइंड आउट करते हैं तो इनमें से कोई एक चीज पकड़ लेता हूं, फॉर एग्जांपल मैं फाइंड आउट करता हूं लेंथ। अब एक्चुअल यानी ट्रू वैल्यू ऑफ लेंथ ऑफ दिस बोतल डज नॉट गिवन, हमें इसकी लेंथ दी हुई नहीं है। तब हम क्या करते हैं कि इसकी लेंथ कंसीडर करते हैं। सबसे पहले इसके 8-10 कैलकुलेशन ले लेते हैं, मिनिमम 5 लेते हैं, 3 भी ले सकते हैं। तो अलग अलग ऑब्जर्वेशन लेता हूं, कोई मैंने स्केल ले लिया, स्केल की सहायता से मैं इसकी लेंथ नापता हूं और मुझे पता चलता है कि इसकी जो ये हाइट है ये 18.2 सेंटीमीटर है। अच्छा, फर्स्ट ऑब्जर्वेशन किया है मैंने 18.2, 18.2 सेंटीमीटर। सेकंड मैंने बीच में से नापने की कोशिश की, उसी स्केल से, सेम एपरेटस सेम है, और वहां जब मैंने इसको किया, सेट किया स्केल को, और मैंने देखा कि लेंथ आई 18.3 सेंटीमीटर। तो जस्ट पहले वाली तो 18.2 सेंटीमीटर थी और अब आ गई 18.3। फिर मैंने साइड से थोड़ा चेंज किया, बोतल को रोटेट कर लिया, फिर मैंने इसकी लेंथ को दोबारा से मेजर किया और फिर अगेन इट बिकम एज 18.3। एक रीडिंग और लेने की कोशिश करते हैं, एक ऑब्जर्वेशन और ले लेते हैं, फिर चेंज करते हैं, साइड से, कॉर्नर से ले लेते हैं। मतलब किसी भी एक ऑब्जेक्ट की हम लेंथ को जब तक ट्रू वैल्यू दी हुई नहीं हो तब तक हम 4 या 5 बार मेजर कर लेते हैं। अगर 5 बार हम किसी ऑब्जेक्ट की लेंथ का ऑब्जर्वेशन लेते हैं और पांचों ही सेम आए, पांचों ही रीडिंग एक जैसी आती है, तब हम उस सिचुएशन में कह सकते हैं कि इट इज द परफेक्ट ऑब्जर्वेशन, देयर आर नो एरर, ये पांचों बराबर हो गई। लेकिन अगर कोई भी एक रीडिंग थोड़ी सी ऊपर नीचे होती है, यानी मिसमैच हो जाती है, उस सिचुएशन में क्या, यानी दो कंटिन्यूअस ऑब्जर्वेशन के बीच में डिफरेंट आ रहा है, तो ये डिफरेंस आने का मतलब ये होता है कि हमने कहीं ना कहीं कोई मिस्टेक कर दी है। ये जो डिफरेंस आया, इस डिफरेंस आने को ही हम क्या कहते हैं, एरर कहते हैं। आप लोगों ने 10th क्लास के अंदर या और छोटी क्लासों के अंदर या इस क्लास के अंदर अभी तक हम ज्यादा पढ़े नहीं है, तो पिछली क्लासों के अंदर कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन करने के दौरान
किसी प्रोडक्ट में या किसी मीन निकालते समय या फिर किसी डिवाइडेशन में कहीं ना कहीं कोई गलती करी होगी, की होगी आपने, तो उसमें आपने देखा होगा कि पूरा का पूरा जो क्वेश्चन था वो गलत हो जाता है। लास्ट का जो फाइनल आंसर आता है वो करेक्ट आंसर के बराबर नहीं आता, यानी उसमें से कुछ डिफरेंट होता है। ये जो डिफरेंट आया, ये डिफरेंस ही क्या दिखाता है, आपकी कैलकुलेशन एरर है। अगर मान लो कि आपका आंसर ट्रू आंसर जो करेक्ट आंसर है उसके बराबर मैच कर जाता, तब आप कहते हैं कि आपकी कैलकुलेशन एक्यूरेट है। ठीक है ना। तो कहने का अर्थ ये हुआ कि अगर आपके द्वारा मीजर या कैलकुलेटिव एनी क्वांटिटी ट्रू क्वांटिटी के साथ मैच करती है, देन देयर आर नो एरर्स। If calculative or measured value have some different with the true value, then the difference shows that there are some error. This is the error. अब ये error कैसे प्रोड्यूस हो सकती है, किन कारणों से होती है, उसके बारे में हम यहाँ पर देखते हैं। मेन अपने पास 3 कारण है एरर के प्रोड्यूस होने के। 3 कारण है। नंबर फर्स्ट, सिस्टमेटिक एरर, इसके बारे में अभी बाद में बात करते हैं। सेकंड नंबर है रैंडम एरर, और थर्ड नंबर है अपने पास में ग्रॉस एरर। तो ये 3 तरीकों के 3 कारणों की वजह से हमारे पास में एरर प्रोड्यूस होती है। सिस्टमेटिक एरर क्या है? सिस्टमेटिक भी अपने पास में 3 तरीके का है। नंबर फर्स्ट, इंस्ट्रूमेंटल एरर। इंस्ट्रूमेंटल एरर का मतलब क्या है, हमारे पास में कोई स्केल है और उस स्केल के ऊपर जो डिवीजन दिए हुए, खांचे दिए हुए हैं, मान लो बीच में से कोई साफ हो गया यानी मिट गया है, या फिर खांचे बेतरतीब, बेतरतीब का मतलब कुछ खांचे पास पास में है लाइनें, कुछ लाइनें थोड़ी दूर दूर ज्यादा हो गई, यानी सिस्टमेटिक तरीके से नहीं है। और वो इंस्ट्रूमेंट है अपना स्केल। अगर स्केल के ऊपर डिवीजन यानी लाइनें अगर अव्यवस्थित है, तब आप उस स्केल से अगर कोई लेंथ को या किसी ब्रेथ को मेजर करेंगे तो 100% उसमें गलती आएगी। तो सिस्टमेटिक में सबसे पहले इंस्ट्रूमेंटल एरर है। अब इंस्ट्रूमेंटल एरर जो अपने पास बाजार में, मार्केट में कोई भी चीज हम इंस्ट्रूमेंट मिलती है, फॉर एग्जांपल चाहे आप प्रोटेक्टर ले लें, चाहे आप स्केल ले लें, चाहे आप इंची टेप ले लें, कोई भी चीज है जो मेजर करने की है, तो अगर उसमें ही खराबी है तब हम 100% जो अपना जो आंसर होगा, कैलकुलेशन होगी, वो करेक्ट वैल्यू यानी ट्रू वैल्यू से डिफरेंट निकल करके आएगी। और डिफरेंट निकलने का मतलब भी क्या हो गया, वहां पर एरर हो गई। तो जो एरर इंस्ट्रूमेंट की वजह से आई, उस एरर को हम क्या कहते हैं, इंस्ट्रूमेंटल एरर कहते हैं। तो अब इंस्ट्रूमेंटल एरर 2 टाइप की हो जाएगी। नंबर फर्स्ट, जीरो एरर। जीरो एरर का मतलब क्या है कि आपका जो स्केल है वो आगे से टूट गया। आगे से टूट जाने का मतलब क्या है, अब उसकी जो स्टार्टिंग है वो 0 सेंटीमीटर से ना हो करके आपकी स्टार्टिंग 1 सेंटीमीटर या बिटवीन 0 एंड 1 स्टार्ट होती है। तब उस स्थिति में या उस सिचुएशन में जो एरर प्रोड्यूस होती है, उस एरर को हम जीरो एरर कह देते हैं। यानी स्टार्टिंग ऑफ लेंथ or any calculation does not match with zero is called zero error. फिर सेकंड है errorful calibration in scale. Calibration with scale मीन यह होता है कि आपका जो स्केल है वो किसी दूसरे स्केल के साथ में अगर हम कंपेयर करते हैं, तब उसकी 0 और दूसरे की 0 को सेट कर देंगे और आगे 1 और 1 सेंटीमीटर को सेट करते हैं, वो आपस में बराबर मैच नहीं होते, यानी 2 अलग अलग डिवाइस आपस में करेक्ट रीडिंग नहीं दे रहे हो, तब उस सिचुएशन में ये कहलाता है एररफुल कैलिब्रेशन। तो इंस्ट्रूमेंट यानी हमारे पास में जो डिवाइस है वो ही रीडिंग गलत दे, या 2 अलग अलग इंस्ट्रूमेंट के बीच में डिफरेंस हो, वो दोनों ही अलग अलग रीडिंग देते हो, तो वो अपने पास जो एरर आएगी उनसे प्रोड्यूस होने वाली एरर इंस्ट्रूमेंटल एरर कहलाती है। नेक्स्ट, पर्सनल एरर। पर्सनल एरर का मतलब हमारे से ही कोई गलती हो जाए। फॉर एग्जांपल मेरे को स्फीयर का वॉल्यूम
काउंट करना है। एक स्फीयर है मेरे पास, इस स्फीयर की रेडियस मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे इसका वॉल्यूम काउंट करना है। तो हमें कैलकुलेशन पता है, इसका फॉर्मूला पता है वॉल्यूम का, 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 ये एंड पाई, दिस इज द कांस्टेंट वैल्यू। अब इसमें हम क्या करेंगे, आर क्यूब है, यानी आर का मतलब रेडियस ऑफ द स्फीयर। इफ वी कंसीडर द रेडियस ऑफ स्फीयर, देन वी कैन टेक द वैल्यू इन दिस फॉर्मूला एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ वॉल्यूम। मतलब अगर हमारे पास आर की यानी रेडियस पता चल जाएगी उस स्फीयर की, इस स्फीयर की रेडियस पता चल जाएगी, तब हम उस वैल्यू को इसमें फॉर्मूले में पुट कर देंगे और कैलकुलेशन कर देंगे। मान लो कि हमारी कैलकुलेशन खराब हो गई, गलत हो गई हमसे, तब वहां पर जो एरर आएगी वो अपनी एरर क्या हो जाएगी, पर्सनल एरर हो जाएगी, वो हमारी गलती से हो गई। क्योंकि उसको कोई और कैलकुलेशन करेगा, कोई और अगर उसको करेक्ट कैलकुलेट करता है और वो सही आ जाता है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो मेरी गलती से आई, दूसरे से तो वो आंसर करेक्ट निकल के आया, तो ये पर्सनल एरर हो गई। मैथमेटिक्स के अंदर आपका कोई सवाल गलत होता है तो वो आपकी पर्सनल एरर है। इसी तरह से इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स। इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक का मीन क्या है कि आपने कभी कोई साइंस में कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया। अब मैं आपको कह देता हूं कि आप ऐसा करिए कि रेजिस्टेंस फाइंड करना है विद यूजिंग द ओम्स लॉ। ओम्स लॉ की हेल्प से आपको करना है, लेकिन कभी भी आपने ना तो परफॉर्म किया, ना इसके बारे में आपको कोई जानकारी। तो लेक ऑफ नॉलेज अबाउट एनी एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर, then you perform this experiment, then you 100% or truly made any error, यानी उसमें जरूर कहीं ना कहीं कोई ना कोई मिस्टेक हो जाएगी और वहां आंसर आपका थोड़ा सा ट्रू आंसर से डिफरेंट आएगा। ऐसी स्थिति में जो एरर प्रोड्यूस होती है उसको हम इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स को हम नाम देते हैं। तो इस तरह से एरर का जो एक पार्ट था सिस्टमेटिक एरर, सिस्टमेटिक एरर को हमने 3 पार्ट में बांटा, इंस्ट्रूमेंटल एरर, पर्सनल एरर एंड इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स, जिसमें से इंस्ट्रूमेंटल एरर को फिर हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, जीरो एरर एंड एररफुल कैलिब्रेशन। ओके, आप क्लास ले रहे हैं, मैं अब इसका नोट सेंड नहीं करूंगा क्योंकि मैं क्लास आपको पढ़ा रहा हूं, तो आप लोग इस क्लास से ही नोट्स लिखेंगे, ठीक है ना। तो अब नेक्स्ट देखिएगा रैंडम एरर। रैंडम एरर आ गई हमारे पास। अब रैंडम एरर क्या चीज है कि हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, कई बार तो जब गर्मियों के टाइम में हम एक्सपेरिमेंट करते हैं जब टेम्परेचर ज्यादा होता है, टेम्परेचर रेजिस्टेंस को इफेक्ट करता है। आप लोगों ने 10th क्लास में ओम्स लॉ पढ़ा, ओम्स लॉ में रेजिस्टेंस निकल के आया था, तो रेजिस्टेंस की डिपेंडेंसी ऑफ रेजिस्टेंस, देयर आर 4 पॉइंट्स, ठीक। नंबर फर्स्ट, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ, यानी लेंथ के ऊपर डिपेंड करता है। रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ वायर, तो आर प्रोपोर्शनल 1/a लिखा था। इसके अलावा रेजिस्टेंस इज डिपेंड ऑन द मैटर, यानी वो किसका बना हुआ है, वायर किसका बना हुआ है। एंड 4th नंबर पर था रेजिस्टेंस इज डिपेंड ऑन टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होता है। ये 4th पॉइंट को लेकर के मैं चलूंगा कि मैं कोई भी एक एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ गर्मियों में, भयंकर जब गर्मी पड़ती है मई जून में, तब कर रहा हूँ, तब जो एनवायरनमेंट का टेम्परेचर होता है वो लगभग 45 के आसपास होता है, 45 से 50 के बीच में होता है। और उसी एक्सपेरिमेंट को मैं सर्दियों के दौरान करता हूं, तो सर्दियों में जो टेम्परेचर होता है वो 10 से 15 के बीच में होता है। तो टेम्परेचर के बीच में देखो वाइड गैप आ गया, बहुत ज्यादा डिफरेंस आ गया, और इस डिफरेंस की वजह से गर्मियों में होने वाले एक्सपेरिमेंट में जो रिजल्ट निकल करके आते हैं वो सर्दियों में जो रिजल्ट निकल के आ रहे हैं उनसे थोड़े से डिफरेंट होते हैं, ठीक है। तो जब डिफरेंट हो जाएंगे उस सिचुएशन में, यानी जो रिजल्ट आया हमारा वो ट्रू वैल्यू से मैच नहीं खाएगा, और जब ट्रू वैल्यू से मैच नहीं खाता इसका मतलब वहां 100% कोई ना कोई एरर हुई है, और वो एरर अपनी किस में आ जाएगी, रैंडम एरर में आ जाएगी।
तो रैंडम एरर के लिए फर्स्ट पॉइंट है सडन चेंज इन कंडीशन, कंडीशन में भी चेंज आ रहा हो, और सडन की बात ना इमीडिएटली आ जाता है, यानी हम एक ही एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं, अभी जस्ट फर्स्ट रीडिंग ली तब कुछ था और तुरंत अचानक बरसात का माहौल हो गया, तुरंत ही मौसम चेंज हो गया, टेम्परेचर डाउन चला जाएगा, यानी कुछ ना कुछ चेंज आ जाएगा, वॉल्यूम में चेंज हो सकता है, कलर में चेंज आ सकता है, तो जो भी चीजें हैं उसकी वजह से जो हमारे एक्चुअल वैल्यू और जो मेजर्ड वैल्यू में जो डिफरेंस प्रोड्यूस हो जाता है वो आपका रैंडम एरर में आता है। फिर नेक्स्ट है इम्परफेक्शन ऑब्जर्वेशन। कई बार क्या होता है कि आपके इसको हम इस वाली पुरानी वाली सिस्टमेटिक एरर में भी इसको काउंट कर सकते हैं, क्योंकि इम्परफेक्शन इन ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन जो हमने काउंट किया है वो परफेक्ट नहीं हो। अब परफेक्ट नहीं होने का कारण ये भी हो सकता है कि आपका एपरेटस खराब हो, या फिर यह भी हो सकता है कि आपको रीडिंग लेना ही नहीं आ रहा हो, ठीक है ना, या ऐसा भी हो सकता है कि सडन जो चेंज आ रहा है एनवायरमेंट में इसकी वजह से भी ये रीडिंग्स गलत आ सकती है, तो इस वजह से ये इम्परफेक्शन ऑफ ऑब्जर्वेशन इसकी वजह से भी अपने पास एरर प्रोड्यूस हो सकती है। अब थर्ड पॉइंट आता है अपने पास, एरर का ही थर्ड पॉइंट है ग्रॉस एरर। तो ग्रॉस एरर के जो टाइप देखेंगे हमारे पास, ऑब्जर्वेशन विदाउट सेटिंग एपरेटस। फॉर एग्जाम्पल हमको डिस्टेंस फाइंड करनी है बिटवीन मुंडवा टू नागौर। अब अपने पास में स्पीडोमीटर है, मोटरसाइकिल का जो स्पीडोमीटर है, अब वो मैंने 0 पे सेट नहीं किया, मान लो 400 मीटर पहले से चला हुआ है, पूरे स्पीडोमीटर में 0 है, लेकिन वो थोड़ा सा 400 मीटर चला हुआ था, अब वो भी मैंने 0 पे सेट नहीं किया, और यहाँ से अब मैं स्टार्ट करता हूँ, नागौर तक चला जाता हूँ। नागौर तक जाने पर स्पीडोमीटर में रीडिंग दिखा देगा कि आप इतने चले हैं, लेकिन शुरुआत में आपने इसको 0 पर सेट नहीं किया था, तो अब जो रीडिंग दिखाएगी वो आपको 400 मीटर एक्स्ट्रा दिखाएगी। इसका मतलब क्या हुआ कि फाइनल जो रीडिंग है वो आपको थोड़ी सी ज्यादा बताएगी एक्चुअल वैल्यू से। वो एक्चुअल वैल्यू से ज्यादा क्यों बता रही है, क्योंकि आपने उस एपरेटस को, उस डिवाइस को पहले 0 पर सेट नहीं किया था, इस वजह से आपकी जो अब मेजरमेंट निकल करके आई है या रीडिंग निकल करके आई है वो एक्चुअल वैल्यू से थोड़ी ज्यादा होती है। इस वजह से जो डिफरेंस प्रोड्यूस होता है ये डिफरेंस आपका ग्रॉस एरर में काउंट होता है। नेक्स्ट, कमिटिंग मिस्टेक। कमिटिंग मिस्टेक का मतलब क्या हुआ कि आप कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं और अचानक उसमें या मैन मेड एरर, मिस्टेक वो प्रोड्यूस हो जाती है, ठीक है, तब आपका आंसर जो होगा वो ट्रू आंसर से मैच नहीं करेगा, तब भी वहां पर एरर हो जाएगी। और इसी तरह से रॉन्ग कैलकुलेशन, ये भी आपकी रॉन्ग कैलकुलेशन आप मेरे ख्याल से बहुत अच्छी तरह से समझते हैं, तो भी एरर प्रोड्यूस हो सकती है। इस तरह से किसी मेजरमेंट में या किसी ऑब्जर्वेशन के दौरान आपका जो आंसर है वो ट्रू आंसर से थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, और उस डिफरेंट होने की वजह से आपका जो एरर इसमें कैलकुलेशन में जो एरर प्रोड्यूस होती है वो इसके टाइप है। आप एक बार देख लीजिए अच्छे से, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, और आपको अपने आप ही नोटबुक के अंदर लिखना है, मैं इसके लिए नोट्स नहीं भेजने वाला हूं। ओके, अब हम नेक्स्ट आगे की तरफ बढ़ते हैं कि एरर्स को कैसे रिड्यूस किया जा सकता है। तो एरर्स को कैसे रिड्यूस किया जा सकता है, जिस वजह से अपने पास एरर प्रोड्यूस हुई उस रीजन को ही हम रिमूव कर दें तो एरर भी रिमूव हो जाएगी। फॉर एग्जांपल, सिस्टमेटिक एरर के अंदर इंस्ट्रूमेंटल एरर आई, इंस्ट्रूमेंट हमारा एकदम करेक्ट नहीं था, खराब था, इस वजह से हमारे पास एरर प्रोड्यूस हो गई। अगर हम ऐसा डिवाइस या ऐसा इंस्ट्रूमेंट ले लें जो एकदम आइडियल इंस्ट्रूमेंट हो, तब उस स्थिति में हमारे पास जो मेजर्ड वैल्यू आएगी वो ट्रू वैल्यू के एग्जैक्ट बराबर आ जाएगी, और ऐसी स्थिति में वहां कोई भी एरर नहीं होगी। जब आइडियल इंस्ट्रूमेंट होगा तब वहां पर 0 एरर भी नहीं होगी और ना ही कैलिब्रेशन इन स्केल यह हो पाएगा। सेकंड, पर्सनल एरर।
पर्सनल एरर मीन हम अपनी तरफ से कैलकुलेशन में अगर कोई मिस्टेक कर देते हैं, तब हम प्रैक्टिस करेंगे 3-4 बार एक ही मेजरमेंट की कैलकुलेशन के लिए, तब हम ये पाएंगे कि कहीं ना कहीं जो मिस्टेक और हमारी कैलकुलेशन एकदम परफेक्ट हो जाती है। उस सिचुएशन में हमारे द्वारा जो पर्सनल मिस्टेक या एरर जो प्रोड्यूस हुई है वो भी रिमूव हो जाएगी। नेक्स्ट, इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स। हमें एक्सपेरिमेंट करने के बारे में जानकारी ही नहीं है कैसे करना है, तो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने से पहले अगर हम उस एक्सपेरिमेंट के प्रोसीजर को अच्छी तरीके से पढ़ लें, जानकारी में ले लें, उसके बारे में और जो सीनियर्स है चाहे टीचर्स हैं उनके बारे में जानकारी ले लेंगे, और किसी को एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हुए चाहे फिजिकली देखें चाहे ऑनलाइन देखें, तब आपको उसके प्रोसीजर के बारे में प्रॉपर जानकारी हो जाएगी। तो आप वहां पर जो टेक्निकल मिस्टेक कर रहे थे वो अब नहीं करेंगे। ऐसी स्थिति में वहां पर जो टेक्निकल जो मिस्टेक आ रही थी वो रिमूव हो जाएगी और ये टेक्निकल एरर्स भी रिमूव हो जाएगा। नाउ रैंडम एरर्स, सडन चेंज इन कंडीशन। सडन चेंज इन कंडीशन ये हमारे हाथ में नहीं है, इसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, और इसकी वजह से जो इम्परफेक्शन ऑफ ऑब्जर्वेशन होने वाला है इसको भी हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर हम किसी लैब में करते हैं तो लैब को हम पहले से ही एकोमोडेशन सेट करके रख लेते हैं, यानी लैब के अंदर चाहे बाहर टेम्परेचर 50 हो तो लैब के अंदर टेम्परेचर 20 ही रहेगा या 27 रहेगा, इससे ज्यादा नहीं होगा। और बाहर अगर सर्दी भी पड़ रही है, टेम्परेचर 10 डिग्री और 5 डिग्री है, तो भी लैब के अंदर टेम्परेचर 20 से 27 के बीच में रहेगा जो हमने एडजस्ट किया है। इसके अलावा और भी जो चीजें चेंज होने वाली है वो भी नहीं होगी। तो अगर हम एक्सपेरिमेंट को किसी एकदम एडजस्टेबल लैब के अंदर परफॉर्म करेंगे, तब वहां पर इस एरर को भी रिमूव किया जा सकता है। ग्रॉस एरर को भी हम, जिसकी वजह से ये प्रोड्यूस हुई, वहां पर हम मिस्टेक्स को रिमूव कर देंगे, तब ग्रॉस एरर भी रिमूव हो जाएगी। इस प्रकार हम एरर्स को रिमूव कर सकते हैं। अब हम कैलकुलेशन में किस तरह से मिस्टेक आती है उनके बारे में जानकारी करेंगे, और उनको कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है, कैसे उनको मैथमेटिकली रिप्रेजेंट किया जा सकता है, इसके बारे में हम जानकारी लेंगे। तो देखें, अभी तक आपने ट्रू वैल्यू, मेजर्ड वैल्यू और उनके डिफरेंस के बारे में पढ़ा। अब मैं इसको मैथमेटिकली किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकता हूं ये जानेंगे। अब देखिए एरर को मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हमारे पास में 3 चीजें हैं। नंबर फर्स्ट, मेजर्ड वैल्यू, यानी कोई वैल्यू को हम मेजर कर रहे हैं तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं। इसको मैं लिख रहा हूं अकॉर्डिंग टू बुक, हम भी लिख सकते हैं और मैं अपने तरीके से भी समझा देता हूं। दोनों ही तरीके एक जैसे ही हैं, बस लेटर लिखने का तरीका अलग है कि इसको सिंबल को कैसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है। मेजर्ड वैल्यू है आपकी ए, स्मॉल लेटर में लिख रहा हूं, हो सकता है बुक्स के अंदर कैपिटल लेटर में दिया हुआ हो। इसके अलावा ट्रू वैल्यू को अगर सेम ही, मतलब कोई ऑब्जेक्ट की हम लेंथ फाइंड कर रहे हैं और उस लेंथ को मैं ए से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, तो वो अगर मैंने मेजर कर ली, जो मैंने अपनी तरफ से किसी डिवाइस की हेल्प से उसको मेजर की है, तो इसको मैं लिख रहा हूं ये ए। और जो उसकी एक्चुअल वैल्यू है उसको मैं लिख रहा हूं ए और साइड में लगा दूंगा नॉट। नॉट लगाने का मतलब क्या है, ये ट्रू वैल्यू है, एक्चुअल वैल्यू है, और बिना नॉट वाली वैल्यू क्या हो जाएगी,
ठीक है ना। ए ये हो जाएगी आपकी मेजर्ड वैल्यू, और इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस आ रहा है उस डिफरेंस को मैं लिख सकता हूं प्लस माइनस डेल्टा ए। सेम चीज है, ये भी लेंथ है, ये भी लेंथ है, और ये भी लेंथ का डिफरेंस है। ठीक, अगर मान लो मैं ब्रेथ करता या फिर वॉल्यूम करता तो वॉल्यूम के लिए मुझे सिंबल अलग यूज करने पड़ते हैं। ठीक है ना। तो आप लोग इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा, अगर आप केवल लेंथ फाइंड कर रहे हैं और एक ही ऑब्जेक्ट की फाइंड कर रहे हैं तो आप उसको ए से लेंगे। दो अलग अलग ऑब्जेक्ट है, उनकी लेंथ फाइंड कर रहे हैं तो A1 A01 और डेल्टा A1 लिख देंगे। दूसरे की आप लेंथ फाइंड करेंगे तो उसे A2 A02 और डेल्टा A2 आप इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। तो अगर आप 2, 3 या 4 अलग अलग डिफरेंट ऑब्जेक्ट की लेंथ फाइंड कर रहे हैं तो उसे 1, 2, 3, 4, 5 लगा के यूज करें। और अगर आप क्वांटिटी चेंज कर लेते हैं, जैसे लेंथ की जगह पर वॉल्यूम या रेडियस फाइंड कर रहे होते हैं, तो लेंथ को ए से रिप्रेजेंट कर दिया तो वॉल्यूम को आप वी से रिप्रेजेंट करते हैं, रेडियस को आर से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेंथ को हम एल से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है ना। तो फिलहाल मेरे पास कोई फिजिकल क्वांटिटी है ए, उस ए के बारे में मैं डिस्क्रिप्शन कर रहा हूं इस तरह से। तो अब ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बराबर हो जाएगा A0 प्लस माइनस डेल्टा ए। ये हो गया किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने का तरीका, मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करने का तरीका हो गया, जहां पर ये मेजर्ड वैल्यू है, ये ट्रू वैल्यू है, और ये इन दोनों का डिफरेंस है। अब मैं किसी लेंथ को लिखूं तो लेंथ को क्या लिखा जा सकता है, L0 प्लस माइनस डेल्टा एल। प्लस माइनस का मतलब क्या है, डिफरेंस कम भी हो सकता है और ज्यादा भी हो सकता है। इसको समझते हैं यहाँ पर बोर्ड पर। मान लीजिए कि किसी स्केल की लेंथ, कोई मेरे पास कोई स्टिक है, उस स्टिक को मैंने स्केल से मेजर किया और उसकी जो लेंथ है वो 20 सेंटीमीटर है। ये है ट्रू वैल्यू, एग्जैक्ट वैल्यू। अब मैंने क्या किया, दो अलग अलग स्केल से या दो अलग अलग बच्चों को बोला कि भैया आप इस स्टिक की लेंथ मेजर करके बताओ। तो सुमित ने जब इसको फाइंड आउट किया तब L1 यानी पहली रीडिंग है तो L1 निकल के आई 20.1 सेंटीमीटर, ये सुमित ने निकाला। और जब मैंने पृथ्वी को बोला कि आप इसको निकालो तो पृथ्वी निकाला L2 बराबर 19.8 सेंटीमीटर। तो अब देखें दोनों में ही, इसमें तो ज्यादा आ रही है और इसमें क्या आ रही है, कम आ रही है। तो आपका जो डिफरेंस है वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, इसलिए यहाँ पर हम प्लस और माइनस दोनों का ही यूज कर लेते हैं। आपको बात समझ में आई होगी। तो अगर हम लेंथ फाइंड कर रहे हैं तो इस तरह से, वॉल्यूम कर रहे हैं तो वॉल्यूम को इस तरह से, ठीक है ना। और अगर हम वेलोसिटी कर रहे हैं तो v इक्वल टू V0 प्लस माइनस डेल्टा v। तो आई थिंक, मैं समझता हूं आप लोग इसको समझ चुके हैं अच्छे तरीके से। अच्छा अब देखिए, अब हम एरर्स को मैथमेटिकली, अभी तक जस्ट पहले वाली टॉपिक में हमने एरर को कैलकुलेशन बेसिस पर यानी ऑब्जर्वेशन, परफॉर्म या और प्रोसीजर के बेसिस पर हमने अलग अलग डिफरेंट टाइप में डिवाइड किया था। अब मैं यहाँ पर एरर को मैथमेटिकली रिप्रेजेंटेशन में डिफाइन कर देता हूं। आप लोग इसको वीडियो से ही लिखें। जो पहले हमने समझा था वो तो ऑब्जर्वेशन और प्रोसीजर के अकॉर्डिंग उसका स्प्लिटिंग थी एरर की, और अब हम एरर को मैथमेटिकली स्प्लिट करेंगे। एरर, ठीक। एरर यहां पर अपने पास अगेन 3 तरह की आ जाएगी। नंबर फर्स्ट, एब्सोल्यूट एरर। नंबर सेकंड, रिलेटिव एरर। और नंबर थर्ड,
परसेंटेज एरर। तो देखिएगा अपने पास अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स देयर आर 3 टाइप ऑफ मिस्टेक्स मीन एरर्स। नंबर फर्स्ट एब्सोल्यूट एरर, नंबर सेकंड रिलेटिव एरर एंड नंबर थर्ड परसेंटेज एरर। तो एब्सोल्यूट एरर को हम देखते हैं इस तरह से होती है। मैं प्रयास करूंगा कि आपको कुछ एग्जाम्पल के थ्रू ही समझाने की कोशिश करूं, ठीक है ना। यहाँ पर नोट्स इसका कोई मायने नहीं रखते हैं, नोट्स मायने नहीं रखेंगे। मैंने अभी आप लोगों के लिए लिखा था a इक्वल टू ए नॉट प्लस माइनस डेल्टा ए। तो ये जो डेल्टा ए है यही आपका एब्सोल्यूट एरर है, यानी इस ए नॉट को उठा के इधर ले आओ तो मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा ए। तो इन दोनों का ट्रू वैल्यू का ध्यान से देखें, यहां से आपको क्या समझ में आ रहा है, डिफरेंस बिटवीन मेजर्ड वैल्यू एंड ट्रू वैल्यू इज कॉल्ड एब्सोल्यूट एरर। यानी इन दोनों का जो डिफरेंस आ रहा है वही आपका एब्सोल्यूट एरर है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अच्छा, आज कई बार ऐसे न्यूमेरिकल होते हैं जिसमें एब्सोल्यूट वैल्यू ये जो ट्रू वैल्यू होती है ए नॉट ये गिवन ही नहीं होती, तब आप कैसे निकाल सकते हो इसको। तो ए नॉट निकालने का जो तरीका है, अगर आपके पास 5 ऑब्जर्वेशन दे रखे हैं एक ही फिजिकल क्वांटिटी के 5, तो A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5, 5 ऑब्जर्वेशन को ऐड कर दिया और इसमें 5 का डिवाइड लगा दिया। तब ऐसे सिचुएशन में आपको यानी इसका जो मीन निकाल लेते हैं, तो मीन निकालने से अपने पास में ट्रू वैल्यू फाइंड आउट हो जाती है। ट्रू वैल्यू को मीन वैल्यू भी कहते हैं, ध्यान रखेंगे आप सभी। तो अब A1 को कैसे लिखा जा सकता है, तो A1 बराबर A नॉट प्लस माइनस डेल्टा A1। तो अब A1 माइनस A नॉट बराबर क्या हो जाएगा, डेल्टा A1। अब मैं इसी तरह से A2 माइनस A नॉट, ये अलग हो गया आपके पास, ठीक। A1 माइनस A नॉट बराबर डेल्टा A1, A2 माइनस A नॉट बराबर हो जाएगा प्लस माइनस डेल्टा A2। इसी तरह से हम A3 माइनस A नॉट बराबर प्लस माइनस डेल्टा A3। तो 5 रीडिंग है, पांचों रीडिंग्स के लिए हम ये काउंट कर लेंगे। तो डेल्टा A1, डेल्टा A2, डेल्टा A3, डेल्टा A4, डेल्टा A5, ये जो पांचों ही डिफरेंस निकल के आएंगे, पांचों ही एब्सोल्यूट एरर कहलाएगी। और ये एब्सोल्यूट एरर हर एक मेजरमेंट के लिए निकल के आती है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम रिलेटिव एरर फाइंड करते हैं। तो रिलेटिव एरर फाइंड करने से पहले अपने को इसका फॉर्मूला पढ़ लेना चाहिए। तो रिलेटिव एरर जब हम कैलकुलेट करते हैं तो इसके लिए फॉर्मूला आता है इससे पहले मीन एब्सोल्यूट एरर और फाइंड कर लेते हैं बीच में। तो देखिए अभी तक आपने एब्सोल्यूट एरर निकाला। अब यहां पर सेकंड नंबर पर, यानी इसको तो मैं लिख देता हूं ए 1A और ये हो जाएगा 1B, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 3, ठीक है ना। यानी इस फर्स्ट नंबर एब्सोल्यूट एरर के बाद हमारे पास में है मीन एब्सोल्यूट एरर। ये जितनी भी एरर्स आपके पास आई, जैसे डेल्टा A1 आया है, डेल्टा A2, डेल्टा A3, जितनी भी एरर्स है इन सब का हम निकाल लेते हैं मीन। और वो भी कैसा, मोड मीन। मोड मीन का मतलब इसको हम लिखेंगे डेल्टा A बार। मीन एब्सोल्यूट एरर को हम क्या कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, डेल्टा A बार, ये बार है।
यानी बार का मतलब मीन होता है, ठीक। इसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे प्लस माइनस डेल्टा A1 था, A1 था ना, इसकी मोड वैल्यू ले लेंगे। इसी तरह से प्लस माइनस डेल्टा A2, इसकी भी मोड वैल्यू। मोड वैल्यू का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रख लेंगे, नेगेटिव है तो भी उसकी वैल्यू पॉजिटिव ही रखनी है, यानी माइनस साइन को हमें हटा देना है, माइनस साइन से कोई मतलब नहीं होगा। प्लस इसी तरह से लास्ट डॉट 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 प्लस प्लस माइनस डेल्टा A5 और अपॉन में क्या कर देंगे, 5 का डिवाइड लगा देंगे, तब अपने पास ये जो मीन निकल के आएगा, ठीक है। ये मीन आपका क्या कहलाएगा, ये एब्सोल्यूट एरर का मीन है, इसलिए इसको बोलेंगे मीन एब्सोल्यूट एरर। आई थिंक आप लोग को ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो अब हम नेक्स्ट किस तरह से लिख सकते हैं, रिलेटिव एरर जो होती है, रिलेटिव एरर होता है मीन एब्सोल्यूट एरर, इसमें हम क्या करें, ट्रू वैल्यू का डिवाइड लगा दे, ट्रू वैल्यू। मीन एब्सोल्यूट एरर में हमने ट्रू वैल्यू का डिवाइड लगा दिया, तब जो कैलकुलेटिव वैल्यू आएगी वो आपकी क्या कहलाएगी, रिलेटिव एरर कहलाएगी। और इसी तरह से परसेंटेज में क्या हो जाएगा कि रिलेटिव एरर के अंदर 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे, परसेंटेज एरर बराबर रिलेटिव एरर इंटू 100 कर देंगे, तो अपने पास क्या निकल आ जाएगा, रिलेटिव एरर जो भी निकल के आई उसमें 100 का मल्टीप्लाई कर दें, तो 100 का मल्टीप्लाई करने से वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, परसेंटेज एरर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये क्लास अपनी रही और लगभग